फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप देखेंगे डिसऑर्डर्स, उसके टाइप्स, कॉजेज और नेचर यानी कि क्या कारण है एवं उसकी प्रकृति। तो जो डिसऑर्डर है वो एक तरह से रोग है यानी कि डिसीज है जो किसी व्यक्ति की हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो जो डिसऑर्डर है वो किसी भी व्यक्ति की जो प्रदर्शन करने की या कोई दैनिक काम कर रहे हैं यानी कि रेगुलर बेसिस पर जो काम कर रहे होते हैं, हमारी दिनचर्या होती है, उसकी क्षमता को बाधित करता है। देखते हैं कि डिसऑर्डर किस कारण से होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा आनुवांशिक कारण यानी कि हेरिडिटी, फिर आता है शारीरिक गठन, देन शारीरिक परिवर्तन, देन मादक पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थ यानी कि अल्कोहल हो गया, सिगरेट, तंबाकू, देन आता है साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक कारण। तो ये तो इसके कारण थे, पर ये कितने टाइप्स के होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी कि ADHD जिसे बोलते हैं। तो ये ADHD जो होती है बेसिकली बच्चों आपके माइंड से रिलेटेड बीमारियां होती हैं जो बच्चों और जो यंग एज के लोग होते हैं दोनों को हो सकती है। तो जो ADHD है उसका मतलब है जब आप किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का सही प्रयोग ना कर पाना। अगर जिसे ये प्रॉब्लम होती है तो इससे क्या होता है कि उस पर्सन का नेचर चेंज हो जाता है, उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। ये तो था हमारा ADHD। तो ADHD के सिम्टम्स क्या होते हैं वो देखेंगे। तो जैसे कि रोज़ के काम जो होते हैं आप उसे भूलने लग जाते हो, खुली आंखों से सपने देखना, एकाग्रता में कमी होना यानी कि ध्यान जो लगाते हो आप किसी चीज़ में उसमें दिक्कत आने लग जाती है, बात बात पर बेचैन हो जाना, किसी भी काम को करने में छोटी छोटी गलतियां होने लग जाना। फिर आता है हमारा वयस्कों में पाए जाने वाले ADHD के लक्षण यानी कि जो जवान लोग रहते हैं तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा चिंता में रहने लग जाते हैं, अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते, बहुत जल्दी किसी से नाराज़ हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन हो जाता है उन्हें अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी होने लग जाती है। अब देखेंगे ADHD के क्या कारण है। तो सबसे पहले आता है आनुवांशिक कारण यानी कि आपका हेरिडिटी प्रॉब्लम। फिर आती है आपकी मस्तिष्क की चोट यानी कि कभी आपके सर पर जो चोट लग जाए उस वजह से भी ये कारण होता है ADHD का। या जन्म के समय भार में कमी होना, जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी जो वेट है वो कम हो तब भी ये प्रॉब्लम रहती है। परिवार में सामंजस्य की कमी, मादक पदार्थों का सेवन यानी कि अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू। फिर सेकंड आता है हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जिसे कि SPD कहते हैं। तो SPD क्या होता है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो हमारी माइंड की इंद्रियां होती हैं यानी कि सेंसेस होते हैं, जो उनमें आने जाने वाली जो जानकारी, मैसेज वगैरह जो इधर से उधर पास होते हैं उसमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो क्या होता है फिर जो इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो इसमें लोग जो अपने आसपास इन्वायरमेंट में जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने लगते हैं। तो अब आता है इसके क्या कारण है, किस वजह से होता है ये। तो आनुवांशिक कारण सेम लाइक हेरिडिटी प्रॉब्लम, जन्म के समय कम भार का कम होना या इन्वायरमेंट की वजह से। फिर आता है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD। तो ASD क्या होती है, ASD एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को सामाजिक संपर्क स्थापित करने में दिक्कत होती है यानी कि आसपास के लोगों से बात करने में, उनके साथ रहने में प्रॉब्लम रहती है। उनको लोगों से बात करने में मतलब एक तरह से होता है, इंट्रोवर्ट लोग होते हैं इस तरह से होते हैं कि उन्हें हिचक सी महसूस होती है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में ज़्यादा रहती है। तो इसके कारण क्या हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आनुवांशिक कारण हेरिडिटी, देन पर्यावरणीय यानी कि इन्वायरमेंट रीजन, देन नेक्स्ट है हमारा ओपोजिशनल
डेफिएंट डिसऑर्डर यानी कि ओडीडी। तो ओडीडी का मतलब क्या होता है? ओडीडी का मतलब ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें जो बच्चे हैं वो क्रोधी यानी कि गुस्से वाले, डिस्प्यूटेड यानी कि विवादी व्यवहार के हो जाते हैं। तो जो इस बीमारी से, जो विकार से जो बच्चे होते हैं, उनमें एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरों की बात नहीं मानते, ज़िद्दी हो जाते हैं, बात बात पर बहस कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करना, किसी भी रूल रेगुलेशन का पालन ना करना, या किसी ने कुछ बोला है बड़ों ने तो उनको अनसुना करना। तो ये तो हो गया ओडीडी। तो इसके कारण क्या है? द फर्स्ट इज अनुवांशिक कारण यानी कि हेरिडिटी, देन शारीरिक कारण यानी कि फिजिकली, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल, सामाजिक यानी कि सोशल रीजंस। तो अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी। तो इसमें क्या होता है, इंसान के दिमाग में ऐसी गैर जरूरी विचार और ऐसी आदतें बस जाती हैं उनके दिमाग में कि जिसे वो ना चाहकर भी उस चीज के बारे में यानी कि सोचते रहते हैं और कुछ नया नहीं सोच पाते। तो इसके लक्षण क्या होते हैं वो देख लेंगे एक बारी। जैसे कि दिन में कई बार हाथों को धोना, पैसों को बार बार गिनना, अपने आप से ही लगातार बातें करना, होता है ना, अकेले बैठे हैं तभी बातें कर रहे हैं, अरे ऐसा है वैसा, कुछ भी, किसी काम को बार बार करना, फालतू चीजों को घर में जमा करके रखना। तो नेक्स्ट है हमारा डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स यानी कि अक्षमता शिष्टाचार। तो अक्षमता शिष्टाचार का क्या मतलब है? तो जो कि देखेंगे, अक्षम व्यक्ति यानी कि जो डिसेबल पर्सन है उसके साथ आप एक वैसा ही बिहेव करो जो आप एक नॉर्मल पर्सन के साथ बिहेव करते हो। किसी भी डिसेबल पर्सन के साथ शिष्टाचारी व्यवहार करेंगे तो इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ता है, ताकि वो लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह इस सोशल लाइफ यानी कि समाज में एक सम्मान के साथ यानी कि इज्जत के साथ सर उठाकर जिए। उन्हें ऐसा ना लगे यार हमारे में कोई खोट है, यानी कि डिसेबिलिटी है। लाइक अगर आप किसी डिसेबल पर्सन की हेल्प करते हो तो तब तक आपको वेट करना चाहिए जब तक वो आपकी हेल्प को एक्सेप्ट ना कर ले। ये नहीं कि जबरदस्ती आप हेल्प करो, इससे उसे फील होगा कि उसमें शायद कमी है इसलिए आप हेल्प कर रहे हो। जब तक वो ना कहे आपको, मतलब एक्सेप्ट ना कर ले आपकी हेल्प को, तब तक आपको वेट करना चाहिए। सेकंड है, जैसे कि यदि कोई डिसेबल पर्सन है जिसे चलने फिरने के लिए किसी भी उपकरण की जरूरत है, जैसे व्हील चेयर होगी, छड़ी होगी आदि की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे उपकरणों के साथ साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कई लोग शरारत करते हैं तो वो सब नहीं करना चाहिए। जो फिर आता है, जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि किसी बच्चे को या किसी डिसेबल पर्सन को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले तसल्ली से, शांति से उसकी बात सुने, उसकी बात को ख़त्म होने दें, फिर अपनी बात को बोलें। देन नेक्स्ट हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी इंसान को सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक से नहीं सुनाई देता, तो उससे कोई भी बात करो तो धीरे धीरे करो और स्पष्ट बोलो, ताकि वो लिपसिंग पढ़ के यानी कि होठों को पढ़कर आपकी बात को समझ सके। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा शिष्टाचार। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण सामग्री होती है जिसकी नीड होती है हमें, जिसको चुनते समय हमें बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी क्या नीड है। उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए हम उन चीज़ों का चुनाव करते हैं। जो डिसेबल बच्चे हैं उन्हें शारीरिक गतिविधियां करवाने के लिए कुछ रणनीतियां बनाई गई हैं। तो इस संशोधित योजना को या कार्यक्रम कह लो को अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का नाम दिया गया है। तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत कई बातों को ध्यान में रखकर रणनीतियां बनाई गई हैं, यानी कि स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं। तो क्या स्ट्रेटेजीज हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले है कि व्यक्तिगत रुचियां यानी कि उसकी इंटरेस्ट, उसके नीड पर विचार। तो इसमें क्या होता है कि इस कार्यक्रम के अंडर जो गतिविधियां हमने चुनी हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, उनकी रुचि और उनकी नीड्स और उनकी क्षमताओं के अनुसार ही
होनी चाहिए, यानी कि उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आता है हमारा शिक्षकों का प्रशिक्षण, यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग। तो शिक्षकों में यानी कि टीचर्स में दिव्यांग बच्चों की गतिविधियों को उनकी आवश्यकता अनुसार यानी कि उनकी नीड के अकॉर्डिंग अनुकूलित करने की योग्यता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा दिशा निर्देश रणनीति में संशोधन। तो इसमें क्या होता है कि इस कार्यक्रम में जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको जो निर्देश दिए जा रहे हैं, निर्देश देने हैं, वो सरल और स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कि जो डिसेबल बच्चे हैं उन्हें चीज़ों को समझने में, रूल्स रेगुलेशंस को, गतिविधियों को समझने में आसानी हो। देन नेक्स्ट आता है हमारा खेल नियमों में संशोधन। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे खेल से संबंधित जितने भी रूल्स होते हैं वो इजी होने चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि किसी में चेंजेस होना चाहिए किसी रूल में, तो उस नियम में धीरे धीरे परिवर्तन कर देना चाहिए, यानी कि चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा खेल उपकरणों में संशोधन। जो हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं, हमें उनकी आवश्यकता अनुसार खेल के जो उपकरण होते हैं उसका वेट, उसका माप, उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है।